जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। जी देखिए, आज का हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा। तो इससे पहले जितने प्रैक्टिस सेट क्लास हो चुका है सभी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, प्ले लिस्ट बना हुआ है उसमें देख लीजिएगा। टारगेट यूपीपी के नाम से टारगेट यूपीपी, ठीक है, टारगेट यूपी पुलिस से आपका प्ले लिस्ट बना हुआ। उस प्ले लिस्ट में आपको सारे सेट का सॉल्यूशन मिल जाएंगे और साथ साथ आपकी रीजनिंग का क्लास भी उसमें है आपके, ठीक है, रीजनिंग मैथ की क्लास भी आपको मिल जाएगी, वो भी देख लीजिएगा। तो चलिए आप सभी लोग जो है लिंक शेयर कर दीजिए फटाफट, दोस्तों को जोड़िए क्लास में। तो चलिए शेयर कर दीजिए आप सभी लोग फटाफट, दूसरों को जोड़िए क्लास में, अपने दोस्त वगैरह जो भी उनको जोड़िए क्लास में। इसके बाद हमारा ये आपका यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद हम रखेंगे घटना चक्र का भी प्रैक्टिस सेट करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, और सभी लोग जो है ना आंसर भी देते रहिएगा, साथ साथ आंसर देते रहिएगा कि आप लोगों का स्कोर क्या बनता है। स्कोर भी लास्ट में आप चेक कर सकते हो कि आपका स्कोर क्या बन रहा है, ठीक है। ज्यादा दिन नहीं रहेगा, जितना प्रिपरेशन हो रहा है उस हिसाब से प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए बीच बीच में, है ना। और बाकी टॉपिक वाइज क्लास वो भी आपके मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज क्लास वो भी आपके प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वो भी देखते रहिएगा। और स्कोर चेक करते चलिए, लास्ट में आपकी क्लास के अंत में आप अपना स्कोर देखिए, स्कोर आउट ऑफ कितना बन रहा है, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए। हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप से यानी कि मुख्य रूप से विद्यमान है? आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? बताइए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? बताइए, सर्वाधिक मात्रा में क्या है? नाइट्रोजन है ना। आप सभी लोगों को पता होगा सर्वाधिक मात्रा में क्या है, नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन अप्रॉक्स सबके 78% होता है। कितने? 78%। और दूसरे पोजीशन पे आपका होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपके 20.98 होता है, जिसको आप 21% मान सकते। 21 अगर ऑप्शन दिख रखा है 21 में हम जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका देखते हैं ऑर्गन का आपका होता है 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड का अप्रॉक्स 0.03%, ठीक है। और अन्य गैस का मिक्स होता है। इस प्रकार से आपके 100% कंप्लीट होता है, ठीक है। तो सर्वाधिक मात्रा में पूछे तो सर्वाधिक मात्रा आपके नाइट्रोजन उपस्थित है वायुमंडल में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन देखेंगे आपके हिंदी का, जीएस के सभी क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है जी। कमेंट करते रहिए तभी अच्छा लगता है, कमेंट करते रहिए। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्व का वर्णन है? ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्व वर्णन है? वरुण देवता की, इंद्र, अग्नि या फिर शिव जी की? बताइए क्वेश्चन नंबर आपके सेकंड का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कमेंट करिए। देखिए ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और इसमें जो है करीबन आपके 1082 सूक्तियां है। और अगर ऋचाओं की बात करते हैं इसमें टोटल ऋचाएं कितना है, तो ऋचाएं आपके 10,462 है, ठीक है। जिसमें जो है आपके 250 ऋचाओं में, कितना? 250 ऋचाओं में इंद्र देवता के बारे में कहा गया। और जो है करीबन 200 ऋचाओं में अग्नि देवता के बारे में कहा गया। तो आपसे पूछा सर्वाधिक किसके है, तो सर्वाधिक आपके इंद्र देवता की ऋचा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा स्पीड बना के रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, देहरादून में, नई दिल्ली में या फिर इलाहाबाद में, यानी कि आपके प्रयागराज? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का आंसर क्या होगा जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर है? भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए होता है ये संस्था, जो आपके हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट जो है ये सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन फर्स्ट सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अपराध और भाई उसके अपराधियों का जिक्र आता है। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा या फिर आपके उपयुक्त सभी? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका फोर का आंसर क्या होगा। भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधियों का जिक्र, देखिए अर्थशास्त्र में भी है, मनुस्मृति में भी है और न्याय मीमांसा इसमें भी आपके उपयुक्त सभी आंसर होगा। उपयुक्त सभी आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। उपयुक्त सभी ग्रंथों में जो है अपराध और अपराधी का जिक्र मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर हम 5 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, हमारे राज्य में 1090, हमारे राज्य यानी उत्तर प्रदेश में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? हेल्पलाइन, वुमेन पावर लाइन या चाइल्ड केयर लाइन? बताइए 1090, 1090 किसे? वुमेन पावर लाइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपके सी जो है सही आंसर होगा। वुमेन हेल्पलाइन नंबर क्या होता है, कमेंट करिए। वुमेन हेल्पलाइन नंबर ये आपका हो गया 1090 वुमेन पावर लाइन, ठीक है। वुमेन पावर लाइन आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू हुआ? किसके? घरेलू हिंसा से
महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू हुआ? 2006 में, 1989 में, 2005 में या 2007 में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 6 का आंसर क्या होगा? देखिए, महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा हेतु संसद द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में लाया गया था। कब लाया गया था? 2005 में लाया गया था। और जो है ये संसद द्वारा 2005 में लाया गया था, लेकिन इसके लागू पूछते हैं तो लागू आपका 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। लागू कब हुआ? 26 अक्टूबर 2006। ठीक है, 2006 ध्यान रखिएगा। तो आपका इसमें सही आंसर क्या होगा? 2006, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका सही आंसर हो रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपके 7 नंबर क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर 7 में पहुंचते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में? बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, ठीक है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, ठीक है, यह किस राज्य में? गुजरात में। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही आंसर होगा, गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, ये जो है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। अगर आपसे लंबाई पूछे तो 182 मीटर। कितने मीटर? 182 मीटर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? गोकुल पुरस्कार संबंधित है, गोकुल पुरस्कार संबंधित है कृषि उत्पादन में बढ़ावा देने से, या दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से, या खेलकूद से बढ़ावा देने के लिए, या फिर बागवानी में बढ़ावा देने के लिए? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 8 का आंसर होगा। सिंपल सी गोकुल, ठीक है, गोकुल नाम से समझ में आ रहा है ना आपको? किससे भाई? दुग्ध से होगा। दूध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा जी, सभी का सही होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पहुंचते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? कौन सा समझौता? ताशकंद समझौता। 1966, 1962, 1965 या 1971? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 9 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ताशकंद समझौता जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति समझौता था। कौन सा? शांति समझौता था। ठीक है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की भी जो लड़ाई हुई थी, कब? भारत पाक युद्ध कब हुए थे? 1965 में हुआ था ना। 1965 में पाक और भारत का युद्ध हुआ था, पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, भारत और पाक का युद्ध। और आपसे समझौता के बारे में, समझौता कब हुआ था? 1966 में। ठीक है, 1966 में हुआ था। 1966 में कहा हुआ था? ताशकंद में। ताशकंद वर्तमान में उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? अगर आपसे पूरा डेट पूछे तो 10 जनवरी, कब? 10 जनवरी, 10 जनवरी 1966 को हुआ था। ठीक है, आप कम से कम ईयर ध्यान रखिएगा। 1966 युद्ध कब हुआ था? 1965 में हुआ था, भारत और पाक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपके निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं है? पुर्तगालियों का उपनिवेश नहीं है। मुंबई, हुगली, मछलीपट्टनम या चौल? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 10 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बम्बई हो गया, हुगली हो गया, चौल, ये पुर्तगालियों का उपनिवेश था। और जबकि मछलीपट्टनम की बात करती है, मछलीपट्टनम जो पुर्तगालियों का उपनिवेश नहीं है, ये डचों का था। ठीक है, डचों का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या? निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? किसके सिद्धांत पे? ज्ञान के सिद्धांत। ठीक है, ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन या फिर उपनिषद? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 11 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 11 ज्ञान के सिद्धांत कौन सा? उपनिषद। क्या होगा? उपनिषद जी। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको क्या कहा जाए? ज्ञान कोश कहा जाता है। और इस बुक का संस्कृत से जो अनुवाद, अनुवाद किसने करवाया था? दारा सिकोई ने करवाया था। दारा सिकोई ने करवाया था। किस भाषा में? फारसी में करवाया था। दारा सिकोई ने फारसी में करवाया था इसका अनुवाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दारा सिकोई ने इसका फारसी में अनुवाद कराए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपके 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए इसमें कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, इसको मैंने स्किप किया। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम अलग से रखेंगे और यूपी स्पेशल का भी क्लास जो है अलग से रखेंगे। ठीक है, यूपी स्पेशल आपके एक दिन में मैराथन में निपटा देंगे जितना। ठीक है, बाकी आपके करंट अफेयर्स देखिए, करंट अफेयर्स काफी ज्यादा ब्रॉड है, तो ये क्या दो आपके स्पेशल क्लास रखेंगे केवल करंट अफेयर्स का। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। भारत का प्रथम चल पुलिस थाना, चल पुलिस थाना कहां पर कार्यरत है? होशियारपुर, इलाहाबाद, वाराणसी या फिर अहमदाबाद? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 13 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13
चल पुलिस थाना, कौन सा चल पुलिस थाना, प्रथम चल पुलिस थाना होशियारपुर, कहां पर, होशियारपुर, होशियारपुर कहां है, पंजाब, होशियारपुर पंजाब, होशियारपुर पंजाब में है। ये थाना जो है वहां के नागरिकों को जो उनके दरवाजे पर सेवा प्रदान करता है, ठीक है। भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ है, होशियारपुर पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 14 नंबर में। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या कह रहा है, एक मेगाबाइट कितने के बराबर होता है, 1024 गीगाबाइट, 1000 बाइट, 1024 किलोबाइट या 1024 टेराबाइट। देखिए ये 1024 किलोबाइट के बी जो आपके 1 MB के बराबर होता है, यानी जो आपके स्टोरेज होता है। और 1024 अगर MB की बात करते, 1024 MB जो है आपके 1 GB के बराबर होता है, यानी कि गीगाबाइट। तो आपसे पूछा है कि 1 मेगाबाइट में 1 मेगाबाइट जो कितने के बराबर होता है, तो 1 मेगाबाइट जो है 1024 किलोबाइट के बराबर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये आपका सही आंसर हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपके 16 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततः मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था। महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह जी से एक समझौता किया था। शाहजहां, अकबर, जहांगीर या किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया। तो बताइए क्वेश्चन नंबर का 16 का आंसर क्या होगा। देखिए महाराणा अमर सिंह की बात करते हैं, महाराणा अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, और इनके साथ जो समझौता जो है जहांगीर ने किया था। किसने किया था, जहांगीर ने। जहांगीर के जो पुत्र खुर्रम, कौन, खुर्रम द्वारा जो है कहां पर अधिकार कर लिया था, मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था, जिसके कारण जो है जहांगीर और अमर सिंह के बीच जो है समझौता होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 कह रहा है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या फिर 6वीं पंचवर्षीय योजना। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 17 का आंसर क्या होगा। देखिए गरीबी हटाओ का नारा जो है, गरीबी हटाओ का, ध्यान रखिए ये क्वेश्चन बनता है आपके कई बार 5वीं पंचवर्षीय योजना, कौन से, 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना ये केवल 4 वर्ष के लिए हुआ था। कितने वर्ष के लिए, ध्यान रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष के लिए था। इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ध्यान रखिएगा। 5वीं पंचवर्षीय की अगर आपके ईयर पूछे तो आपके 1974 से 1974 से आपके 1978 तक था, 1974 से 1978 के बीच में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो सुमेलित नहीं है। कावेरी नदी मैसूर का पठार, यही गलत है आपके। कावेरी नदी जो है पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। कौन सी पर्वत से, ब्रह्मगिरी पर्वत से, ठीक है, ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके ताप्ती नदी बैतूल का पठार, बिल्कुल सही है। सोन नदी पेंड्रा पठार, ये भी सही है। गोदावरी नदी आपके त्रिम्बक पठार, ये भी सही है। आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट आपका सही आंसर होगा, जो आपके गलत वाला देके रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। ऑपरेशन ग्रीन संबंधित है बागवानी से, पौधरोपण से, आलू, टमाटर व प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने हेतु या कृषि उर्वरता बढ़ाने हेतु। देखिए ऑपरेशन ग्रीन जो, ऑपरेशन ग्रीन किस चीज को, चलिए क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है, आप सभी लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। आंसर कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 23 का जी। ऑपरेशन ग्रीन जो आपके किससे, आलू, टमाटर, प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने हेतु था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये आपका सही आंसर है। ऑपरेशन ग्रीन जो है आलू, टमाटर व प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव रोकने हेतु था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में जी। कमेंट करते रहिए सभी लोग, तभी लगता है कि सभी लोग एक्टिव है क्लास में, है ना, एक्टिव रहिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 24 गोवर्धन योजना संबंधित है। गोवर्धन योजना संबंधित है पशुपालन में वृद्धि, देसी गोवंश का संरक्षण या दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, या आपके देखे रखा है गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 24 का आंसर क्या, कमेंट करिए। देखिए गोवर्धन, गोवर्धन ये नाम से पता चल रहा है, गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन, आपका ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही आंसर होगा। गोवर्धन योजना किससे संबंधित है, गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का
प्रबंधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है, ठीक है जी। 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोग, 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोग को वयोवृद्ध कहा जाता है। तो अब इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार जो पुरुषों की संख्या था 5 करोड़ था। कितना था? 5 करोड़। अब इनको मिलियन में कितना? 50 मिलियन होगा ना, 50 मिलियन। और महिलाओं की संख्या, आपके था 5.3 करोड़, 5.3 करोड़ यानी कि 53 मिलियन। कितना था? 53 मिलियन। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका सही आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? 16 अगस्त 1947 को, 27 जनवरी 1950 को, 13 मई 1952 को या फिर 15 जून 1952 को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कमेंट करिए। भारत जो है भाई सिंपल से विश्व का सबसे विशालतम लोकतंत्र या प्रजातंत्र है। इसकी जो है प्रथम लोकसभा कब आयोजित हुई, आपसे यही पूछा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आपका 26 का आंसर क्या होगा? देखिए आपका इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 मई 1952। ठीक है, 13 मई 1952 में जो है प्रथम लोकसभा आयोजित हुआ था। और अगर लोकसभा की गठन की बात करते हैं, लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो लोकसभा का गठन जो है 17 अप्रैल, कब हुआ? 17 अप्रैल 1952 में हुआ था। 1952 में गठन हुआ था। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक 13 मई को हुआ था। 13 मई 1952 को हुआ था। ठीक है जी, ठीक है। और इसमें अगर आपसे पहला अध्यक्ष पूछे, पहला अध्यक्ष कौन थे लोकसभा के? पहला अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा वासुदेव, वासुदेव मोवलंकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आप कमेंट करिए वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27। कोटला पैलेस, कोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन, 7 मंजिला भवन किससे संबंधित है? जोधपुर के महाराणा, दलाई लामा, हिमाचल प्रदेश के राजा वीरभद्र या फिर बाजीराव मस्तानी। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 27 का आंसर क्या होगा? देखिए कोटला पैलेस जो है ये 7 मंजिला भवन जो है दलाई लामा, ठीक है, दलाई लामा से संबंधित है। दलाई लामा जी करीबन 160 करोड़ रुपए की, कितने? करीबन 160 करोड़ रुपए की ये पैलेस है। ठीक है, जिसमें जो है दलाई लामा जी, दलाई लामा सर्दियों में जाकर रहते हैं, सर्दियों में जाकर रहते हैं जी, सर्दियों में शिफ्ट होता है। इनके गर्मी के लिए अलग पैलेस है, गर्मी के मौसम में जो है अलग पैलेस में जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? नोरबुलिंग में चले जाते हैं। ठीक है, नोरबुलिंग पैलेस चले जाते हैं, नोरबुलिंग पैलेस में शिफ्ट हो जाती है जी, तिब्बत से है, तिब्बत से संबंधित दलाई लामा, ठीक है, धर्मगुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 है। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीटर मरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? 1890 में, 1891, 1892 या फिर 1893? जी, रंग भेद जो सिस्टम वो उसमें आपके दक्षिण अफ्रीका में, जिसके खिलाफ महात्मा गांधी ने आंदोलन भी लड़े थे वहां पर। ठीक है, तो जो है महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के रेलवे स्टेशन कौन से? पीटर मरिट्सबर्ग स्टेशन से जो है प्रथम श्रेणी के रेल के डिब्बे से उनके सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। तो आपसे पूछा है किस डेट को फेंक दिया था? तो आपके 1893 होगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर होगा जी, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? जरीब, ठीक है, जरीब का हिस्सा फीता, छल्ला, गट्ठा या उपयुक्त सभी। देखिए जरीब, जरीब का, देखिए जरीब किससे संबंधित है? जरीब एक प्रकार का फीता ही है जो कि लोहे या इस्पात से बनी एक छल्ले द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, और जरीब से क्या किया जाता है? जरीब से भूमापन किया जाता है। किससे क्या क्या किया जाता है? भूमापन किया जाता है, जरीब से भूमापन। ठीक है, जमीन नापने के लिए यूज करते हैं, जमीन नापने के लिए, यानी कि फीता, छल्ला, गट्ठा, ये तीनों चीज का जरीब का हिस्सा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही आंसर होगा। ठीक है, जरीब से भूमापन किया जाता है, भूमि का मापन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 1 एकड़ जमीन बराबर है, ये भी आपके जमीन से जुड़ी क्वेश्चन है। 1 एकड़ जमीन बराबर होती है 4840 वर्ग गज के बराबर, या 10 वर्ग जरीब के बराबर, या फिर 0.40467 हेक्टेयर, या फिर उपयुक्त
सभी। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 30 का आंसर। देखिए एक एकड़ जो है 0.4046 हेक्टेयर के बराबर होता है, ये बिल्कुल सही है। और जो है 4840 वर्ग गज के बराबर होते हैं, ये भी सही है। और आपके 10 वर्ग जरीब के बराबर होते हैं, ये भी सही है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही आंसर होगा, 1 एकड़ जमीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 आपका क्या कह रहा है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? ठीक है, किस प्राचीन साम्राज्य में जो है महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? महिमानी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा? ठीक है, इसमें आपका आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य। इसकी स्थापना किसने किया था? आपसे पूछ सकते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? दो भाइयों ने किया था, हरिहर हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हरिहर और बुक्का रॉय ने किया था क्या? विजयनगर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, दो भाइयों ने मिलकर किया था। ठीक है, इस साम्राज्य में जो है महिलाएं भी कुश्ती में भाग लिया करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? देखिए शराब को छूता भी नहीं था कहा जाता, जो औरंगजेब है वो शराब को छूता तक नहीं था। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय में से किनको जाता है? रामानुज को, मध्वाचार्य को, रामानंद जी को या फिर रामदास जी को? देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भक्ति आंदोलन को जो है भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किनको जाता है? रामानंद जी को जाता है। जी बिल्कुल सही होना चाहिए आपको सभी लोगों का आंसर रामानंद जी को जाना चाहिए। रामानंद आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप? आपसे पूछा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा? बोर्निया, अंडमान और निकोबार, ग्रीनलैंड या फिर सिंगापुर? सबसे बड़ा द्वीप पूछा है, सबसे बड़ा द्वीप आपका कौन सा होगा? ग्रीनलैंड। जी आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें भी आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। 1 घंटे में समांतर में देशांतरीय दूरी कितना होता है? डिग्री में पूछा आपसे, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 35 का आंसर क्या होगा? देखिए विश्व जो है 24 समय जोनों में, कितने समय जोन? 24 समय जोनों में बटा हुआ है, 24 समय जोनों में बटा हुआ है। ठीक है, अब अगर 360 डिग्री को 24 से भाग दो, कितना आ रहा है आपके? 24 से कम 24 बचा कितना आपके? 6 6 12 और आपके 6 6 12 तो 24 पंजे 120, 15 डिग्री में ये एक जोन जो है कितने डिग्री का हो रहा है? 15 डिग्री का हो रहा है। ऑप्शन आपका जो है ये आपका सही है। 1 घंटे में समांतर में देशांतर मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री होता है भाई। 24 घंटे तो 1 घंटे में कितना डिग्री हो गया आपके? 15 डिग्री। भाई 24 से 360 टोटल आपके 360 होगा ना, देशांतर आपके संख्या पूछते हैं तो आपके 360 को आप 24 से भाग दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जो समय नापने के लिए आपके जीएमटी ध्यान रखिएगा, जीएमटी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो होता है ये आपके कितने 0 डिग्री देशांतर में होता है। कितने 0 डिग्री देशांतर में, कितने डिग्री में? 0 डिग्री में जीएमटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 36 क्या है, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है कुहारा, ओस, बादल या उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए अभी के मौसम में हमारा हो ही रहा, धुंध में से जो नमी के कारण बड़े कण बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? कुहारा कहते हैं। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन जो है फर्स्ट सही हो रहा है जी, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है? तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी? भाई जिसमें रेत ज्यादा होगा वही हवा उसके साथ उड़ के भाई एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी, तो सिंपल से कौन सा होगा? रेत ज्यादा बलुई मिट्टी में होता है, तो आपका आंसर ऑप्शन जो है, तो आपका ऑप्शन जो है डी सही हो रहा है ना, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बलुई मिट्टी में रेत ज्यादा होता है ना, रेत की मात्रा जिसमें ज्यादा है वही वही मिट्टी हवा से उड़ के दूसरी जगह चल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 38। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया? कौन सा सिद्धांत? जल स्थानांतरण सिद्धांत। न्यूटन, आर्किमिडीज, जॉन डाल्टन या फिर केपलर? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 38 का आंसर क्या होगा? आप सभी लोगों को पता होगा आर्किमिडीज सिद्धांत। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका सही आंसर होगा। आर्किमिडीज सिद्धांत क्या कहता है?
जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूरी या फिर आंशिक रूप से डूबी जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होता है, और ये आभासी कमी जो प्रतीत होता है वही जो कमी वह जो है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज सिद्धांत हमने बहुत पढ़ा होगा 10th क्लास में। जल स्थानांतरण का सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज ने दिया। चलिए नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। नेक्स्ट हम हिंदी वाले पोर्शन में पहुंचते हैं। जी सभी लोग एक्टिव हो जाइए जी। हिंदी वाले पोर्शन, ये तो यहाँ पर आपके जो देखिए हिंदी का आपके करीबन ये 40 क्वेश्चन है, तो 40 क्वेश्चन में आपका बिल्कुल फिक्स नंबर, ये तो आपके पक्का नंबर होना चाहिए। देखिए आपको मेरिट बनाना है ना, हिंदी में अच्छा पकड़ बना लीजिएगा। एक आपका हिंदी जो आपका स्कोर बनाएंगे, ठीक है, ये हिंदी हो गया। ये दूसरा आपके रीजनिंग हो गया, रीजनिंग हो गया, इसमें आपका स्कोर बनेगा हिंदी रीजनिंग, ठीक है। और जीएस में ना, जीएस में आप जितने स्टडी कर लो पूरा स्कोर बनाना मुश्किल होता है। जीएस हो गया, मैथ का पोर्शन हो गया, आपका स्कोर जो है ये दो पोर्शन जो आपका स्कोर अच्छा बनाएगा, हिंदी और रीजनिंग वाला, थोड़ा ध्यान दीजिए, आपका अच्छा स्कोर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 39 का आंसर दीजिए। 39 का आंसर क्या होगा? इसमें पूछा आपके नीचे दिए गए शब्दों का जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। कौन सा आपका आंसर होगा? जो विलोम नहीं है वही आपका आंसर होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो विलोम नहीं है, ना है। गुण का अवगुण बिल्कुल ठीक है ना, गुण का अवगुण बिल्कुल ठीक है। देव का दानम, ये भी सही है। सम्मान का आज्ञा, ये गलत है। सम्मान का क्या होता है? असम्मान होना चाहिए, सम्मान का असम्मान होगा ना। तरल का ठोस, ये भी सही है आपके। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका सी जो ये आपका सही होगा, जो विलोम नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका 40 नंबर देखिए। जय का पराजय, बिल्कुल सही है, जय का पराजय सही है ना, जय का पराजय सही है। उसके बाद हम पूछते हैं क्वेश्चन, उसके बाद सार्थक का निरर्थक, ये भी सही है। पतन का उन्नति, पतन का उन्नति, ये भी सही है। धर्म का पुण्य, नहीं, धर्म का आपके आधर्म होगा, धर्म का आधर्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो रहा है, इनकी जो विलोम नहीं है। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सा, आपके हिंदी में तो अच्छा खासा नंबर बन जाना चाहिए। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। इसमें आपके दिए है नीचे लिखे शब्दों के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। सही संधि विच्छेद चुनना है आपको। यथापि, यथा अपि, या प्लस तभी, या फिर आपके देख रखा है यदि प्लस अपि, या आपके देख रखा है यथा प्लस अपि। बताइए क्वेश्चन नंबर आपके 41 का आंसर क्या होगा? 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। यथापि क्या होगा इसका? यदि प्लस अपि। ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी जी। आपका कौन सा संधि है? यण संधि, यण संधि होगा, यदि प्लस अपि जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 का आंसर कमेंट करिए। तिरस्कार, तिरस प्लस आपके कार, त्रह प्लस आकार, या फिर तेह प्लस कार, या फिर तिर प्लस कार। देखिए जब भी आधा सा लगा होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है? आपको बताया था आपकी किस संधि है? विसर्ग संधि में चेंज होता है। विसर्ग संधि में जो ये विसर्ग है वो आधा सा में चेंज होता है। कब? जब हमारे पास का दिया होता है, खा दिया होता है। जैसे आपके यहाँ पर देख रखा है तिरक आकार, ठीक है, यहाँ का लेके आए, ये वाला का वर्ण यहाँ पर का वर्ण होता है तो ये आधा सा में चेंज हो जाता है। आपके ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जी। और छा होता है तो आपके ये शरीफा वाला सा आपके आधा सा, ठीक है, ये इसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 43 क्या है? किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? भाई दोनों पद मिलकर मतलब एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। विशेष अर्थ, बहुब्रीहि में, द्वंद्व में, कर्मधारय में, या तत्पुरुष में। ये भी आंसर आप लोगों को पता होगा। 43, ठीक है जी। क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ये होगा ना, बहुब्रीहि होगा, बहुब्रीहि, ठीक है। जिस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे चंद्रशेखर, गजानन, है ना। उसी प्रकार आपके पीतंबर, लंबोदर, एक नया अर्थ। जैसे लंबोदर गणेश जी के लिए कहा गया, गजानन जी, बिल्कुल सही है। द्वंद्व समास जिसमें दो शब्दों के बीच में एक तो योजक लगा होता है और दोनों एक दूसरे के विलोम होता है, दोनों एक दूसरे के विलोम होता है। जैसे हमने अभी लिखा था पाप और पुण्य, ये था ना, पाप और पुण्य, ऐसा था ना, बीच में योजक लगे होगा, ठीक है, माता और पिता, तो ये आपके द्वंद्व समाज का होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 44। गौशाला में कौन सा समाज है? गौशाला, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या अव्ययीभाव। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 44 का आंसर क्या है? गौशाला में कौन सा समास है? देखिए आपका गौशाला जो है एक तत्पुरुष समझ में आता है। किसमें? तत्पुरुष समझ में आता है। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे गौशाला गाय के लिए शाला, रहने वाला, रहने का स्थान करता है, समय के स्थान को इंडिकेट करता है, तो ये हमारा तत्पुरुष समझ में आता है।
जैसे वो कारक चिन्ह भी इसमें आप ध्यान सकते हो, कर्ता ने, कर्म को, कर्म से, तो गाय के लिए गौशाला गाय के लिए रहने का स्थान हो रहा है ना, तो आपके तत्पुरुष समझ में आएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नीचे लिखे शब्दों का उसका पर्यायवाची चुनिए। कमल का पर्यायवाची पहला देखिए कुसुम, पुष्प का हो गया पुष्प, ये तो पुष्प का ही है। उसके बाद आपके प्रसून, प्रसून किसका है? प्रसून भाई ये आपके इसका, ये भी पुष्प का है ना। आपका कौन सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपके? ऑप्शन नंबर आपका हो रहा है डी, पुंडरिक। पुंडरिक जो है कमल का पर्यायवाची है। देखिए कुसुम, पुष्प और प्रसून आपके ये फूल का पर्यायवाची है, पुष्प का पर्यायवाची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 46 नंबर, अभिलाषा। अभिलाषा इसमें आकांक्षा, अहंकार, विकार या हार्दिक, बताइए इसमें से कौन सा अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द है? अभिलाषा, अभिलाषा का मतलब सिंपल सी आकांक्षा, आकांक्षा होगा, आकांक्षा हो रहा है। अहंकार भाई, अहंकार तो अभिलाषा का पर्यायवाची नहीं है ना। अहंकार जो है किसका? अभिमान का पर्यायवाची है। किसका? अभिमान का होगा, अभिमान। ठीक है। अब विकार का अर्थ मतलब, विकार मतलब बुराई, दोष। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47, आकाश का पर्यायवाची इसमें से कौन सा? दीर्घ, विप्र, व्योम या कगार, बताइए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या होगा? आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? नभ होता है, गगन होता है, अंबर होता है और आपके व्योम होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। विप्र, विप्र किसका पर्यायवाची पता है? विप्र मतलब ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण, दहन किया ब्राह्मण होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर दृग्य की पूछे, दृग्य जो आपके किसका है? चक्षु का है, चक्षु, लोचन, आंख। ठीक है, इसका पर्यायवाची हो गया आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या कह रहा है? निम्नलिखित मुहावरे या लोकोक्ति के लिए उचित विकल्प चुनिए। पौवारा होना, पौवारा होना का अर्थ क्या है? दाव हराना या दाव हराना या फिर कार्य सिद्ध होना या फिर लाभ ही लाभ होना या फिर सुबह हो जाना। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर का पौवारा होना का अर्थ क्या होता है भाई? पौवारा होना जिसे कहते हैं लाभ ही लाभ होना, है ना, लाभ ही लाभ होना। ऑप्शन सी सही हो रहा है, लाभ ही लाभ होना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 49, गंगा नहाना पवित्र होना, कार्य पूर्ण होने पर निश्चिंत होना या फिर नदी में स्नान करना या फिर प्रशंसा करना, बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 49 का आंसर क्या होगा? गंगा नहाना। बताइए गंगा नहाने का अर्थ क्या होता है भाई? कार्य पूरा हो गया, तो कार्य पूर्ण होने के बाद बिल्कुल निश्चित होकर, निश्चित रहना भाई, कार्य पूरा होने के बाद निश्चित होने पर हम कहते हैं चलो हमने गंगा नहा लिया। भाई ऑप्शन आपका बी सही हो रहा है, कार्य पूरा कर निश्चित होना। आपका आंसर जो है बी सही हो रहा है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50। 50 का क्या है? आंख लगना। पूछा क्या है? आंख लगना, आशंका होना या फिर मृत्यु होना, नींद आना या फिर प्रेम होना, बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा? 50 का आंसर क्वेश्चन नंबर 50, आंख लगने का सही है भाई, नींद आना, आंख लग जाना, नींद आना, सिंपल सा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 51, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अंधों में क्या कहते हैं? लंगड़ा राजा, पहलवान राजा, काना राजा, चतुर राजा। आप शब्दों को काना राजा, अंधों में खाना राजा। ऑप्शन आपका सी सही हो रहा है। नेक्स्ट, हाँ इसी तरह से सिंपल क्वेश्चन होगा, कोई इशू नहीं, आराम से हिंदी में आप स्कोर कर सकती हो। ठीक है, थोड़ा बहुत दो चार टॉपिक है, जैसे आप संधि वाला टॉपिक देख लीजिए अच्छे करके, संधि वाला। ठीक है, कारक चिन्ह देख लीजिए, समाज देख लीजिए, ठीक है, पर्यायवाची देख लीजिए, ये जो आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। बाकी आपके विलोम वगैरह ये तो आप कर ही लोगे। ठीक है ना। देखिए इसमें आपसे क्वेश्चन नंबर 52 में क्या पूछे? इसमें खाली जगह देख रहे के अंधों को हरा ही हरा नजर आता है, बचपन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, या फिर सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, या आग के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, या फिर बात के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 52 का क्या होगा भाई? सावन के अंधे को क्या कहते हैं? सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है ना। नेक्स्ट 53 भी आप बता सकते हो। काला अक्षर किसके बराबर? उल्लू, गाय, भैंस या फिर गाय, ये भी आपने सुना, काला अक्षर भैंस बराबर। ऑप्शन आपका सी सही है, ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपके पूछा, देखिए एक आपके सेंटेंस देखे रखा है, एक में आपके एक पैराग्राफ देखे रखा है, इसमें आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना। ठीक है, वाक्य को रीअरेंज करके बता रहा है। निम्नलिखित वाक्य प्रथम तथा अंतिम, प्रथम और अंतिम अंश देखे रखा है 1 और 6, और आपके बाकी यहाँ 4 ऑप्शन देखे रखा है, यह अलावा के अंतर्गत बिना क्रम में देखे रखा, मतलब ऑर्डर में नहीं देखे रखा, उसको भी सही और ऑर्डर में क्रमानुसार व्यवस्थित करना। जैसे आपसे पूछे, देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका पहला और अंत वाला ये दोनों फिक्स है, ये लास्ट में होगा, ये शुरू में होगा। गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवर है, गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवर है, क्या होगा उसके बाद? पतवर है, क्या होगा? जो अपनी बुद्धिमत्ता,
यहाँ पर जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्यागमय जीवन से, बस आराम से बन जाएगा। आपको सेंटेंस को बनाइए तो बन जाएगा आपका, ठीक है। सेंटेंस को आपको बनाना है, ठीक है। देखिए यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, आपके पास ऑप्शन क्या है, या रा ला वा रा ला रा ला या वा ला रा वा या फिर वा या ला। देखिए आपका पहला यहाँ क्या बन रहा है, पहला तो आपके वाह बन रहा है ना, यहाँ पर क्या आ रहा है, वाह आ रहा है ना। देखिए पहला ये वाह वाला आ रहा है, उसके बाद वाह से देखिए एक ही ऑप्शन है डी वाला, अब तुरंत ऑप्शन में जा सकते हो इस प्रकार से, अगर एक ही ऑप्शन देख रहे हैं। अगर ज्यादा ऑप्शन देख रहे फिर भी आप देख सकते हो भाई, बा के बाद कौन सा आ रहा है, जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्यागमय जीवन से इस नौका को, यह आ रहा है, इस नौका को क्या कर सकते, इस नौका को लपेरों और अभवरों से, क्या आ जाएगा, ला वाला आ रहा है, बचाती हुई किनारों तक पहुंचाती है। ऑप्शन आपका डी सही हो रहा है। ज्यादा टफ नहीं होगा, ये एक तरह का पैराग्राफ है, उसको सही ऑर्डर में आपको लिखना सेंटेंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 55। देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित वाक्य त्रुटिपूर्ण अथवा त्रुटिहीन है, त्रुटिहीन अंश का चयन करना, त्रुटिहीन अंश का चयन करना। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्ह लगाइए। अच्छा, वाक्य अगर त्रुटिहीन मतलब कोई गलती ना हो, अगर कोई त्रुटि ना हो तो आपको डी वाला आंसर में जाना। मेरा भाई जिसका शादी कल है घर गया, कोई त्रुटि नहीं, अगर कोई त्रुटि नहीं है तो आपका आंसर डी होगा। देखिए मेरा भाई जिसका शादी नहीं, जिसकी शादी, ऑप्शन आपके ये बी वाला पोर्शन गलत देख रखा है, तो बी ही आपका सही आंसर होगा। आपको वही सुनना जहां पर गलती है वही आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर पूरा सेंटेंस आपका सही देख रखा है, बाकी अगर पूरा सही देख रखा है तो आप डी में जाएंगे, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट इस तरह से और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपके 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, कोई त्रुटि नहीं, इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। देखिए आजकल मौसम की वर्षा हो रही, कौन सा गलत है, इधर मौसम की वर्षा हो रही है, इधर आजकल नहीं होगा। ऑप्शन आपका ये फर्स्ट नंबर सही हो रहा है ना, समझ में आ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं, दत्त चित्र, दत्तक, त्याज्य या फिर दंपति। देखिए गोद लिए हुए पुत्र को क्या कहते हैं, दत्तक पुत्र। ऑप्शन आपका बी जो है आपका सही होगा, दत्तक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 58, जो मापा ना जा सके, अपरिमेय, अमापित, अनुपेय या फिर अपर। बताइए क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या होगा। देखिए जो मापा ना जा सके अपरिमेय कहते हैं, क्या कहते हैं, अपरिमेय। ध्यान रखिए अमापित मत लिखेगा, अपरिमेय होगा। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही आंसर होगा, जी ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। जिसको पिया ना जा सके वो अनुपीय होगा, जिसको पिया ना जा सके, जिसको पिया ना जा सके तो होगा जी आमापित। क्या होगा, आमापित होगा जो अभी तक मापा ना गया हो, जो अभी तक मापा ना गया हो। आप समझ रहे हो कि ये वाला आंसर होगा, नहीं ऑप्शन आपका ये फर्स्ट सही हो, अपरिमेय होगा। जो अभी तक मापा ना गया हो उसे आमापित बोलेंगे, और जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहेंगे, ठीक है। अपरिमेय संख्या जैसे आप मैथ में करते हो ना, वैसे ही है, सिमिलर वैसे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 59 देखो, जो किए गए उपकारों को मानता हो। उपकारी कहेंगे, कृतज्ञ कहेंगे, कृपा पात्र कहेंगे या सुपात्र कहेंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 59 का। भाई जो किए गए उपकारों को मानते हैं, ठीक है, उन्हें कृतज्ञ बोलते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। उपकार करने वाला उपकारी, उपकार करने वाला उपकारी, ठीक है, उपकार करने वाला उपकारी। जी जिस पर कृपा की गई हो, कृपा पात्र, जिस पर कृपा की गई हो वो कृपा पात्र, ठीक है, जैसे छोटे पर कर सकते हैं। जो उपकारों को ना मानता हो, एक पोर्शन बनता है ना, जो किए गए उपकारों को मानता हो, अगर अगर ना मानता हो तो उसको क्या बोलते हैं, कृतज्ञ बोलते हैं, ठीक है। ये आधा घा लग जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 60, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है, अनुकरणात्मक क्रिया, नग्न धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया। देखिए किसी से कोई काम करवाना, प्रेरणा देना, प्रेरणा देके काम कराना, तो प्रेरणार्थक क्रिया होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही होगा। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, अनुकरण का होगा, उसकी जैसे देख के कॉपी करना, सेम टू सेम, अनुकरण बोलेंगे। लेकिन करवाया, लिखवाया किसमें आ रहा है, आपके प्रेरणा, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 61, कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा कौन सी थी। ठीक है, मोहम्मद एक क्वेश्चन बनता है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित कौन सी बुक है,
पद्मावत। ठीक है, अब इससे भाषा पूछा, ब्रजभाषा, अवधी भाषा, भोजपुरी या फिर खड़ी बोली। 61 का आंसर क्या होगा? किस भाषा में लिखे गए ये आपसे पूछा, तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवधी भाषा। क्या होगा? अवधी भाषा में लिखा गया था। कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो पद्मावत लिखी है वो अवधी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, इनके और एक बुक होता है फेमस जो कभी आता है, आखिरी कलम। आखिरी कलम ये भी आता है। आखिरी कलम कौन है लिखक? मोहम्मद जायसी साहब। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। देखिए, दिग दर्शन का संधि विच्छेद, आधा गा जो है का में चेंज हो जाते हैं, आधा का में। ध्यान रखिएगा, यहाँ देखे रहे दिग दर्शन, दिग दर्शन, दिग दर्शन। देखिए यहाँ भी का, यहाँ भी का, लेकिन इसमें हलंत नहीं लगाए। ये हलंत लगाए तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आधा का में चेंज हो जाता है, आधा गा। जी, ऑप्शन डी जो है ये सही होगा, व्यंजन संधि होगा, व्यंजन संधि। संधि थोड़ा पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 63, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वही यहाँ अलगाव हो रहा है ना, अलग होने की क्रिया है, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहा है। इसके वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, कारण, कर्म या फिर अधिकरण? ये आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। कर्ता ने, आप लोगों को साथ लर्न भी हो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना, इस तरह से सातों कारक है, सातों कारक लर्न करने। कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा भी हो सकता है। संप्रदान के लिए, अपादन से अलगाव की स्थिति में होता है, अपादन अलगाव, जैसे यहाँ पर अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो अपादन हो गया, है ना, अपादन होगा। और संबंध के लिए, संबंध वाला आपके होता है का की के, संबंध आपका का की के या फिर रा री रे होता है। और अधिकरण में, अधिकरण किसमें होता है? अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण आपके में या फिर पर। संबोधन आप कर सकते हो, संबोधन वाला हे, हो, अरे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 64। देखिए, इसमें निम्नलिखित में असमर्थक शब्द चयन करना। असमर्थक शब्द जो अलग है वो आपको चुनना है, और इसमें जो 3 शब्द एक ही जैसा समान अर्थ वाले, ये असमान होगा। देखिए आपका 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? 64 नंबर क्वेश्चन आपका पीड़ा, संकट, व्यथा, बिल्कुल सही हो रहा है, दर्द, ये तीनों सिमिलर है। पीड़ा, व्यथा या दर्द, संकट अलग हो रहा है, जो उसके ग्रुप में नहीं आता, भिन्न जिसे बोलेंगे हम। चलिए नेक्स्ट आपका 65 देखिए, स्नेह, अनुराग, द्वेष या फिर प्रीति। बताइए क्वेश्चन नंबर 65 का क्या आंसर होगा? 65 का देखिए, स्नेह, अनुराग, प्रीत, ये आपके तीनों का तीनों सिमिलर है। द्वेष ये आपका अलग है, ये आपका अलग है ना जी। द्वेष मतलब आपका सिंपल सी है, विरोध करना, दुश्मनी करना, शत्रुता करना। ठीक है, स्नेह, अनुराग, प्रीति, प्रेम, प्रणय, ये आपके समान है। ठीक है, समानार्थक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में। ये भी सिमिलर वैसा है, जन्म, मृत्यु, उगना, उत्पादन। जन्म होना, उगना, उत्पादन, ये सिमिलर है ना, समानार्थक है। मृत्यु ये अलग है। ऑप्शन आपका डी सही हो रहा है, सॉरी बी सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। शुद्ध वाक्य कौन सा? भारत में अनेक जाति है, भारत में अनेकों जाति है, भारत में अनेक जातियां है, भारत में अनेकों जातियां है। बताइए क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या होगा? देखिए, भारत में अनेक, अनेकों तो नहीं होता है, अनेकों वाला तो दोनों काट दो। अनेक सही है, अब जाति नहीं, जातियां हो गया। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो रहा है, ऑप्शन सी सही हो रहा है, सी सही हो रहा है ना, बिल्कुल सही है जी। 67 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 68। 68 इसमें निम्नलिखित में से कौन सा रस चयन करना आपको? रस पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा रस होगा? जैसे निशी दिन बरसात नयन हमारे, भाई नयन हमारे, निशी दिन बरसात, रोने दुख की है ना। करुण होगा, रौद्र होगा, वियोग, श्रृंगार होगा, अद्भुत। देखिए देखिए, करुण रस जो है यहाँ भी आपके दुख प्रकट करते हैं, शोक होता है इसका, लेकिन यहाँ पर जो है निशी दिन बरसात नयन हमारे, ये वियोग रस को संबोधित कर रहा है ना, कि करुण रस होगा, वियोग होगा जी, वियोग होगा, वियोग रस होगा जी। नायक नायिका में जब विरह होता है या फिर वियोग होता है, निशी दिन बरसात नयन हमारे, ये वियोग रस है। ठीक है, वियोग श्रृंगार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पहुंचते हैं हम 69 में। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये मीरा बाई के साथ बंद है। बताइए इसमें जो है आपको रस पूछा है, शांत रस, श्रृंगार है, करुण है या फिर हास्य। देखिए क्या होगा इसमें आंसर? देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल, जिसके सिर पे क्या? मोर मुकुट। भाई मुकुट, मोर मुकुट
श्रृंगार की बात अगर है, श्रृंगार रस हो रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है ना, ऑप्शन बी होगा। हम्म, जी जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही होना चाहिए सब लोग। नेक्स्ट आपका देखिए, एक पैराग्राफ दिख रखा है, पिछले हमने जितने प्रैक्टिस सेट किया उसमें हमने गद्यांश का पोर्शन क्वेश्चन नहीं रखा था, स्किप कर दिया था। ये ज्यादा सिंपल होता, टफ नहीं होता। चलिए पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। देखो पैराग्राफ वाला जब भी आप देखो, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, किसी भी एग्जाम में पहले आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार है, दूसरा सौंदर्य की परख की जाती है, और इसमें आपसे शीर्षक पूछा है, और हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी है, तो आराम से हिंदी भाषा किस लिपि में आप सबको पता है, देवनागरी होता है। चलो कोई नहीं, पहले हम देख लेते हैं कालिदास के प्रकृति का वर्णन का आधार। अब इसमें देखिए प्रकृति का आधार किसको माना कालिदास ने। कालिदास देखिए कहाँ पर लिखी है, चाहो आप रीड करते पूरा आइए, फिर कालिदास देखिए। यहाँ सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है, वहां सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है, तब उसमें रसास्वाद की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर या मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है, जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है, तथा कालिदास, देखिए कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। कालिदास के अनुसार मनोहर, ठीक है, मनोहर। अब देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए, उसकी प्रकृति अभिव्यक्ति उसकी मनोहरता, कालिदास के अनुसार उसकी मनोहरता, ऑप्शन बी सही हो रहा है। सौंदर्य की परख की जाती है आनंद की मात्रा के आधार पर, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, रूप के आधार पर, मनोहरता, जी मनोहरता, ऑप्शन इसमें भी आपके डी सही हो रहा है। आगे देखा, उपयोग गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, शीर्षक पूछा, उपयोग गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, ठीक है, शीर्षक पूछा है, शीर्षक क्या दोगे आप। आगे इसमें थोड़ा पैराग्राफ रीड कर, सुंदर शब्द संकीर्ण है जबकि मनोहर व्यापक है। सुंदर वाला जो शब्द है वो संकीर्ण है, ठीक है, लेकिन मनोहर जो है ये व्यापक, काफी व्यापक विस्तृत रूप जिसे बोलेंगे। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होता है, साहित्य में जो है साधारण वस्तु को विशेष प्रतीत होता है, उसे मनोहर कहते हैं। यानी साहित्य के बारे में ज्यादा प्रकाश डाला है, तो देखिए इसमें साहित्य और सौंदर्य, अभिव्यक्ति की अनुभूति, सुंदरता बना मनोहर, सुंदरता की संकीर्णता। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है, साहित्य और सौंदर्य, ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन आपका ये सही हो रहा है, ऑप्शन ये सही होगा जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, आप 73 के आंसर आराम से कमेंट कर सकते हो। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, आप लोगों को पता है गुरुमुखी ब्रह्मी देवनागरी है ना, देवनागरी, ऑप्शन सी जो है आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 14 अगस्त, 14 नवंबर, 14 सितंबर, या फिर 15 सितंबर। बताए क्वेश्चन नंबर आपके 74 का। ये ध्यान रखिएगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 सितंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा, 14 सितंबर को, ठीक है। 14 सितंबर को जो है, 14 सितंबर 1949 को जो है राजभाषा का दर्जा हुआ मिला था हिंदी को। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा का दर्जा मिला था, ठीक है, राजभाषा का दर्जा मिला था। तो तभी से जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है जी। और राजभाषा जो है संविधान के 343 अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 343 में उल्लेख मिलता है, 343 से 351 मिलेंगे आपको। और जो है एक क्वेश्चन आता है संविधान के 8वीं अनुसूची में, किसमें, 8वीं अनुसूची में, कितने, 8वीं अनुसूची में जो आपके 22 भाषाओं को उल्लेख है, कितने भाषाओं का, 22 भाषाओं का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 75, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, लिपि से, व्याकरण से, लिखित भाषा से, उपयुक्त में से कौन सी। भाषा का शुद्ध रूप किससे होगा, व्याकरण से होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी जी। भाषा का शुद्ध रूप व्याकरण से होता है, शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है, ठीक है। ये आपके 75 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें करंट अफेयर्स के, मैंने करंट अफेयर्स के आपके करीबन 7 क्वेश्चन को छोड़ दिए, तो आपके करीबन 75 मतलब 65 के अकॉर्डिंग आप अपना स्कोर शेयर कर दीजिए, 65 के अकॉर्डिंग अपने स्कोर शेयर कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलिए। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलती है नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ मिलती है अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू, शेयर कर दीजिएगा सब लोग।